तो हमने पढ़ना है एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन। तो एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन करते हुए सर एक बार हमने, दोबारा बताना, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही थी आपकी। अब सबको आवाज आ रही है? तो हमने स्टार्ट किया था एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन। तो एग्रीगेट के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहला है नेचुरल एग्रीगेट जो होंगे, और होंगे आर्टिफिशियल एग्रीगेट। नेचुरली जो हमारे हमें नेचर से अवेलेबल है, आर्टिफिशियल जो होंगे जो हम मैन मेड एग्रीगेट्स हैं। जैसे हमने देखा था आर्टिफिशियल सैंड, ब्रिक्स, कंक्रीट, मतलब जो एग्रीगेट की बात हो रही है तो हमारे हो जाएंगे ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। उसके बाद में हमने देखी थी आर्टिफिशियल सैंड, सॉडस्ट, फ्लाई ऐश, जो भी हो सकते हैं ये सब हो जाएंगे। और साइज के रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन एग्रीगेट्स का। अगर हम साइज के रेस्पेक्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट जिनका साइज 4.75 mm से बड़ा होता है, फाइन एग्रीगेट जिनका 4.75 mm से कम होता है। फाइन एग्रीगेट में हमने तीन तरह से डिवाइड और किया। पहला था सैंड, फाइन एग्रीगेट में डिवाइड किया हमने, पहला था सैंड, ठीक है, जिनका साइज 4.75 mm टू 75 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। दूसरा है सेल्ट, 75 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन। नेक्स्ट है क्ले, लेस देन 2 माइक्रोन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, अगला है अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के रेस्पेक्ट में अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसी एग्रीगेट को, तो कुछ एग्रीगेट होते हैं राउंड, ठीक है, राउंड मतलब गोल। कुछ होते हैं इरेगुलर, लेबर है, किसी दुकान में काम कर रहा है, कहीं पे कोई छोटा मोटा दुकान लगा रहा है, कोई भी मेहनत का काम कर रहा है, तो उसका भी बनेगा दिव्यांग पेंशन से। इसको कुछ लेना देना नहीं है। श्रमिक का डाटा तैयार हो रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ, श्रमिक का डाटा तैयार हो रहा है। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। तो हमारे होंगे, सबसे पहले होते हैं राउंडेड। अगर शेप के रेस्पेक्ट में हम क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किसके रेस्पेक्ट में, शेप के रेस्पेक्ट में। सबसे पहला है हमारा राउंडेड एग्रीगेट्स, जो सर्कुलर शेप, इन शेप के होंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा इरेगुलर, कि भाई जिनकी कोई शेप ना हो, कहीं से बड़े कहीं से छोटे, कुछ भी जो इरेगुलर इन शेप हो। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। एंगुलर एग्रीगेट्स जो होंगे हमारे, ठीक है, किसी एक तरह से पॉइंटेड से होंगे, मतलब जिनके पास शार्प, एक मतलब किसी एंगल पे होंगे, मतलब कि शार्प होंगे, जैसे कह सकते हैं इस तरह से कुछ एग्रीगेट्स हुए, ठीक है। उनको बोलेंगे हम एंगुलर एग्रीगेट। जिनकी कोई डेफिनेट एजेस हो, मतलब शार्प एजेस हो, उन्हें बोलते हैं हम एंगुलर एग्रीगेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फ्लेकी एग्रीगेट्स और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। फ्लेकी एग्रीगेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं, थिन इन शेप। नेक्स्ट है हमारे इलोंगेटेड, जो लंबे होते हैं, ठीक है। उनकी बाकी डायमेंशन से कंपेयर करें तो बाकी डायमेंशन से उनकी जो लेंथ होती है ज्यादा होती है। हम ये नहीं चाहेंगे कि इलोंगेटेड और लेंथ और जो फ्लेकी है इनका फॉर्मूला क्या होता है। इनके रेस्पेक्ट में भी आपके फॉर्मूले भी आते हैं, जिनके रेस्पेक्ट में आप इनको कंपेयर करते हो, कौन सा फ्लेकी होता है, कौन सा इलोंगेटेड होता है, ठीक है। वो आपके आएंगे फोर्थ सेमेस्टर में, अभी हम सिर्फ आपको बेसिक आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। तो फ्लेकी हो गए,
जो हमारे बहुत ज्यादा थिन होते हैं, बाकी जो उनकी डायमेंशन, उनकी एक डायमेंशन बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो गया वो इस तरह से शेप के हो जाएंगे, कोई पतले से हो गए एक डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में और जो इलोंगेटेड होंगे उनकी एक डायमेंशन ज्यादा लंबी हो जाएगी। बोलो मुकुल। सर फ्लेक्सी वाला। फ्लैक्सी नहीं है बेटा, फ्लैकी है, फ्लैकी, फ्लेकी, फ्लेकी, ठीक है। फ्लेकी वाले होते हैं जिनकी एक डायमेंशन उनकी बाकी डायमेंशन से बहुत ज्यादा पतली होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन, वो भी आपके नहीं है, ठीक है। जो एग्रीगेट्स एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा पतले होंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे फ्लेकी एग्रीगेट। जो एक डायरेक्शन से बहुत ज्यादा लंबे होंगे उनको बोलेंगे इलोंगेटेड एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट जिनकी शार्प और स्पेसिफिक एजेस होंगी उनको बोलेंगे एंगुलर एग्रीगेट्स। इरेगुलर एग्रीगेट जिनका कुछ नहीं है, कोई शेप नहीं है, ठीक है, उनको बोलेंगे इरेगुलर। और राउंडेड जो होंगे हमारे, जो सर्कुलर इन शेप होंगे। ये हमारा क्लासिफिकेशन है एक तरह से। उसके बाद एक हमने साइज के रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन किया, एक अवेलेबिलिटी के रेस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन किया, एक नेचुरल हो गया और आर्टिफिशियल हो गया। यूनिट वेट के रेस्पेक्ट में अभी आपके लिए इतना नहीं है। अब एग्रीगेट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सबसे पहले देखें पार्टिकल साइज एंड शेप। पार्टिकल साइज हमने देख लिया, 4.75 से अबव होंगे तो वो हो गए हमारे कोर्स एग्रीगेट, और 4.75 से कम होंगे तो वो होंगे हमारे फाइन एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट में भी अगर हमारे क्या बोलते हैं 75 माइक्रोन से ऊपर के होंगे और 4.75 mm के बीच के होंगे तो होगी सैंड। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में उन्हें बोले सिल्ट, और जो 2 माइक्रोन से नीचे उन्हें बोल दिया हमने क्ले। अब सरफेस टेक्सचर बोलते हैं। सरफेस टेक्सचर का मतलब होता है कि उनके सरफेस पे हाथ लगाते हैं वो किस शेप के हैं, कि भाई उनका स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, वो रेस्पेक्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिक सरफेस टेक्सचर में। अगला है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब उनकी ग्रेविटी अगर हम कंपेयर करें किसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस में, जो था डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हमने फॉर्मूला देखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला था डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इस केस में एग्रीगेट, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। वो होता है हमारा, सॉरी, स्टैंडर्ड सब्सटेंस वो होता है हमारा वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क डेंसिटी होती है कि अगर हमारे पास कोई वी वॉल्यूम का कंटेनर है और उसमें हम एग्रीगेट डाल लें तो कितना उस कंटेनर में वो उसकी डेंसिटी, मतलब हमें वॉल्यूम फिक्स पता है कि मतलब उसमें कितना मास आ सकता है, हम उसमें वॉइड्स का मास नहीं देते। जैसे आप देखो, जैसे आपने कोई भी कंटेनर लिया, ठीक है, अब इसके अंदर आपने छोटे छोटे एग्रीगेट्स डाल दिए, ठीक है। जैसे ही आप एग्रीगेट्स डालोगे तो ये एग्रीगेट्स पूरे भर जाएंगे, इसमें पूरी तरह से भर गए मान लो, कैसे करके मान लो इसमें भर गए। अब लेकिन इन दो एग्रीगेट्स के बीच में, कोई भी एग्रीगेट्स के बीच में वॉइड्स होंगे, मतलब खाली स्पेस प्रेजेंट होगा, होगा या नहीं होगा। अगर आप किसी भी कंटेनर में बहुत सारे जाके मार्बल्स भी डाल देते हो, मार्बल्स भी डाल देते हो, तो भी उसके बीच में, दो मार्बल्स के बीच में से मान लो 4 मार्बल्स आपस में अटैच्ड है, इन चारों मार्बल्स को अटैच होने के बाद में भी यहाँ पे जो है एक सेंटर में फिर भी स्पेस अवेलेबल होगा, उसे बोलते हैं वॉइड। वो आप आगे जाके पढ़ोगे, वॉइड्स जो होते हैं, ठीक है।
ये होते हैं वॉइड्स। तो ये वॉइड्स प्रेजेंट है, लेकिन हम इस वॉइड्स को साथ में भी लेते हुए वॉल्यूम में इन वॉइड्स की वॉल्यूम भी ले रहे हैं। हम सिर्फ मास ले रहे हैं और टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं। ये वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी इंक्लूडेड है। जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी इंक्लूडेड है। मान लो आपने 500 ml जो है मतलब 1 लीटर ले ली इसकी वॉल्यूम कंटेनर की, और इस 1 लीटर कंटेनर में आपने बहुत सारी मार्बल्स डाल दी। मान लो आपने मार्बल्स का वे कर लिया कि 2 किलो मार्बल्स आई है, ठीक है। लेकिन 2 किलो मार्बल्स में बीच में एम्प्टी स्पेस भी है, तो अगर आप डेंसिटी निकालोगे मास अपॉन में वॉल्यूम, तो 2/1 कर दोगे, मतलब 2 kg/लीटर। लेकिन जो हमारी वॉल्यूम है वो हम जानते हैं कि उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी इंक्लूडेड है, तो उसे बोलते हैं बल्क डेंसिटी। ठीक है। वाटर अब्जॉर्प्शन कि कितना पानी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे फाइन एग्रीगेट हो चाहे कोर्स एग्रीगेट हो। बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब होता है कि जब सैंड जब थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर जाती है तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये अभी आप सही ढंग से नहीं समझ पाओगे, इसमें सरफेस टेंशन का प्रिंसिपल आता है जो हाइड्रोलिक्स में आएगा आपके 3rd सेम में। ठीक है, पर इसमें एक सरफेस टेंशन का प्रिंसिपल आता है। बस आप यही याद रखो कि बल्किंग ऑफ सैंड जो होती है उसमें हमारे जो सैंड जो होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद में उसकी वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सर कहने का मतलब जैसे रेत हमारा जो सैंड वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो भारी हो जाता है। वो भारी अलग चीज होती है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करती है। वेट तो चलो मान लो आपने पानी ऐड कर दिया तो वेट तो इंक्रीज होता ही है, ठीक है। वो तो जितना पानी ऐड हुआ, मान लो आपने 1 किलो सैंड ली, इसमें 500 ग्राम पानी ऐड कर दिया, तो अब टोटल वेट हो जाएगा 1.5 किलो, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर आपकी सीमेंट है 1 kg अबाउट, ठीक है, और इस वेट के अबाउट उसने 4 to 5% से 4 to 8% टू वेट के बीच में मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, तो 4 to 8% के बीच में, तो इसकी इतने रेस्पेक्ट में जब मॉइस्चर ऐड हो जाता है तो वॉल्यूम एक्सपांड कर जाती है उसकी। जो वॉल्यूम वी होनी चाहिए, क्योंकि आप वेट तो कितना ही कर लो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी। सैंड की वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज हो रही है, सैंड का तो वेट चेंज हो रहा है अगर वो वाटर एब्जॉर्ब कर दिया तो भी। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन इसकी वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसे बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है। सरफेस मॉइस्चर, सरफेस मॉइस्चर होता है कि कितना सरफेस पे मॉइस्चर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। डिलीटरियस मटेरियल की कोई एक्स्ट्रा फालतू के मटेरियल्स उसके अंदर एग्रीगेट्स या कोर्स एग्रीगेट्स या जो भी हमारे प्रेजेंट है उसके अंदर ना हो। एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये आपके भी काम करनी है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस। सर साउंडनेस क्या है? साउंडनेस क्या होती है, जब मटेरियल्स जब रिएक्ट करते हैं ना, जब मतलब आपकी कोर्स सैंड है एग्रीगेट्स है, तो वो अपनी स्पेसिफिक शेप जो है रहे, उसकी उसकी शेप जो है चेंज ना हो। ठीक है, ये आप सही ढंग से समझते हो। सीमेंट में तो क्या होता है, सीमेंट जब रिएक्ट करती है, जब आपकी मतलब सीमेंट हाइड्रेट होकर जब वो मतलब सेट होनी स्टार्ट होती है, तो उसकी वॉल्यूम एक्सपांड होती है। ठीक है। जब वॉल्यूम एक्सपांड होती है तो मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है। ठीक, अगर उसकी वॉल्यूम चेंज ना हो, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं साउंडनेस। ठीक है। जब भी आपकी सीमेंट सेट होने लगती है ना, तो उसकी वॉल्यूम एक्सपांड करती है। जो प्रॉपर्टी वॉल्यूम एक्सपांड होने से रोकती है उसे बोलते हैं साउंडनेस ऑफ एन। ठीक है, ये साउंडनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेम ऐसा एग्रीगेट में होता है। एग्रीगेट जब रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि इसकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं साउंडनेस। ठीक है। ओके सर। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है। ये और प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सर अब सरफेस मॉइस्चर बताना। 11 प्रॉपर्टीज हैं तो क्या बोले आप? सर सरफेस मॉइस्चर एक बार बताना एक बार और।
सरफेस मॉइस्चर ये कहने का मतलब होता है जब कोई सूखी सैंड या एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे बोलते हैं सरफेस मॉइस्चर। मतलब उनके सरफेस पे कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब है। ठीक है, मान लो ये एग्रीगेट है एक और इसके सरफेस पे ये कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके पानी जो है कितना सरफेस पे उसने एब्जॉर्ब किया, वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसे बोलते हैं सरफेस मॉइस्चर। So for example, फॉर एग्जाम्पल आप सैंड को है ना ह्यूमिड प्लेस में रख दो, जो ऊपर की जो सैंड होगी ना, सरफेस की जो सैंड होगी, वो सरफेस पे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, आप देख सकते मतलब जो ऊपर की सैंड होती है फर्स्ट लेयर, उस पे जो मॉइस्चर होता है। हो। हाँ, जो टॉप मोस्ट सरफेस पे होता है वो होता है सरफेस ओके मॉइस्चर। ओके ओके। अब एग्रीगेट का पार्टिकल जो साइज एंड शेप, सबसे पहले हमने क्या करा, आपको इस डिटेल में नहीं जाना है, हमने सिर्फ पार्टिकल साइज के रेस्पेक्ट में 3 तरह के बताए। जो 4.75 से अबव हो वो कोर्स है, 4.75 से 75 माइक्रोन के बीच में वो सिल्ट है, सॉरी सैंड है, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन सिल्ट है, 2 माइक्रोन से नीचे हमारी है क्ले। अभी इनका जो होता है शेप, एंगुलर, फ्लेकी और इलोंगेटेड, राउंडेड सब होता है। ठीक है, अलग अलग शेप भी प्रेजेंट होती है इनकी। अब सरफेस टेक्सचर का मतलब अगर आप उनको हाथ में लो और उनको हाथ लगाओ तो कैसा आपको फील होता है, उसे बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। ठीक है, अगर मान लो आपको स्मूथ एग्रीगेट को हाथ में ले रहे हो तो आपको कैसा फील होगा कि भाई एकदम ग्लासी सा, मुलायम। एकदम मुलायम सा फील होता है। जैसे आप सैंड को, क्ले को हाथ में लेते हो और उसे हाथ से ऐसे से ही लगाते हो तो ऐसा स्मूथ सरफेस उसका होता है। ठीक है, उसी तरह से आप सैंड को लोगे हाथ में तो ऐसा लगता है कोई चीज आपके हाथ में चुभ सी रही है, छोटी छोटी जर्जर सी करती रहती है सैंड। ठीक है, सिल्ट जो होगी थोड़ी कम स्मूथ होगी, थोड़ी बहुत जर्जरी सी शेप की होगी, मतलब कि आपके हाथ में लगाते हैं अपना स्मूथनेस फील नहीं होगा, रफ सा फील होगा। ठीक है, अब आपने जैसे क्या बोलते हैं, मार्बल को हाथ लगाते हो, अगर स्मूथ मार्बल है तो वो सॉफ्ट लगता है, ठीक है, स्मूथ लगता है। उसी तरह से कोई भी आप एग्रीगेट को ले लो, जो आपने तोड़ के किसी सरफेस से तोड़ा है तो उसका सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, अब जो एग्रीगेट्स आपको प्रेजेंट मिलते हैं रिवर पे, रिवर के बेड्स के अलोंग, जो मतलब गोल गोल से होते हैं, उनके सरफेस को आप हाथ लगाते हो तो स्मूथ होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हमारा सरफेस टेक्सचर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने देख ली कि भाई रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय द रेशियो ऑफ, मतलब डेंसिटी बोलना, आप यूनिट वेट का मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एग्रीगेट्स की जो हमारी जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है 2.6 टू 2.9 के बीच में, या 2.4, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्रीगेट्स की वेरी इतने के बीच में करती है कि 2.6 टू 2.9। अगर एग्रीगेट आपको अच्छा लेना है, फाइन एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो उसकी डेंसिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी, 2.65 या 2.7। अगर आप कोर्स एग्रीगेट की बात करते हो तो उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से अबव होनी चाहिए, अबाउट 2.9 के अबाउट होती है। जैसे इसमें सीमेंट की दे रही है 3.15। हाँ, ग्रेनाइट की दे रखी है, सैंड की देखो 2.63 दे रखी है, 2.65, ग्रेवल की 2.663 है। ग्रेवल भी एक तरह का कोर्स पर अगर एग्रीगेट। किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होगी तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। मतलब आपका एक स्पेसिफिक होता है कि इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी उनकी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड ओके। इसमें लिखा है 2.4 से 2.9 तक वेरी करनी चाहिए। बेसिकली आप जितने भी आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट करोगे तो आप चाहोगे कि आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है फाइन एग्रीगेट की 2.65 टू 2.75 के बीच में है, या 2.6 टू 2.7 के बीच में है, और जो कोर्स एग्रीगेट है उनके 2.7 से जस्ट अबव है, 2.8 आ जाए, 2.7 आ जाए, 2.9 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी की मतलब कितना वेट ऑफ एग्रीगेट हमें चाहिए कि वो एक कंटेनर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी भर सके, उसे बोलते हैं बल्क डेंसिटी। ठीक है, अब आप लूज बल्क डेंसिटी ले सकते हो या कंपैक्टेड। लूज का मतलब है आपने उसको कंपैक्ट नहीं किया, मतलब ऊपर से मारा नहीं, हैमर्ड नहीं किया, और कंपैक्टेड जिसमें आपने उसको हैमर करके भरा है। जैसे कहने की बात यह है
कि आपने उसमें क्या किया था, पहले वाले में हमने बताया था, मान लो आपने एग्रीगेट पहले इतना भरा, मार्बल्स इतने भर लिए, उनको कंपैक्ट कर दिया, मतलब ऊपर से हैमर मार के कोई नंबर ऑफ ब्लोस प्रोवाइड कर दिया, भाई ऊपर से आपने 15 ब्लोस प्रोवाइड करे और उस हैमर को एक लेयर को ऐसे भर दिया। फिर आपने एक लेयर और भरी, फिर उसको 15 ब्लोस प्रोवाइड कर दिया, फिर एक लेयर और भरी, फिर उसे 15 ब्लोस और ऊपर तक भर के ऐसे आपने एग्रीगेट्स भर लिए। अब जो एग्रीगेट्स का जो वेट आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू आप सिंपल ही एग्रीगेट को ऐसे ही इसके अंदर डाल दो, पूरा भर दो। वो तो आप समझ रहे हो, कोई चीज को कंपैक्ट करके भरेंगे, जैसे आप आटा भरते हो तो भी आप ये देखते हो बार बार उसे नीचे से मारते हो ताकि और आटा अंदर चला जाए, ताकि जो उसके अंदर वॉइड्स है वो और फिलअप हो जाए। ठीक है, उस तरह से सेम है, एक कंपैक्टेड हो गई, एक लूज हो गई, बल्क डेंसिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन की, कितना वाटर हमारा जो है हमारा एग्रीगेट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। हमारे गुड स्टोन के लिए हमने देखा था कि वाटर एब्जॉर्प्शन उसके वेट से 0.6% से कम होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड स्टोन थी जो हमने देखी थी। बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब होता है कि मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है किसी भी सैंड में, उसे बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। इससे ज्यादा आपको अभी नहीं देखना है। ठीक है, ये ग्राफ में दिखाया कि ये ग्राफ आपके अभी कोई काम का नहीं है, ग्राफ बस ये बता रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट से वॉल्यूम का सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मैंने बोला था 4 to 8%। ठीक है, कि 4 to 8% उसके वेट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी सैंड है उतना मॉइस्चर, 4 to 8% मॉइस्चर, 8 मान लो आपका जैसे 1 किलो सैंड है, 1 किलो सैंड का आपने 4 to 8% ले लिया, कितना आएगा 40 ग्राम, 42 मान लो 80 ग्राम तक का उसने अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है तो उसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा, वॉल्यूम का ज्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखो 5 to 8% पे यहाँ तक वॉल्यूम का जो चेंज है सबसे ज्यादा है। कितना चेंज है, 40% तक वॉल्यूम का चेंज है। कि अगर मान लो आपने V वॉल्यूम लिया, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ली थी, तो अब उसमें हो जाएगी 1.4 लीटर। इतना चेंज आएगा इतने मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने से। तो वो आप नहीं चाहते आप किसी भी कंस्ट्रक्शन में। अगर आपको चाहिए थी मतलब आपको चाहिए कहीं पे 1 लीटर, आपने वॉल्यूम नापी और वो 1 लीटर जो आएगी, ठीक है, इतना एक्सपांड होके 1 लीटर आएगी, तो क्या होगा, इसका मतलब आपने जो वॉल्यूम ली है वो कम वॉल्यूम ली है। ठीक है, चाहिए तो आपको एक थी, आपको मिली कितनी है, 0.8 मिली होगी या 0.6 मिली होगी, बिकॉज ऑफ बल्किंग। समझ में आ गई आपको ये बात? सर नहीं आई। ये तो सब में आ गया कि इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, यस सर। उसे बोल दिया बल्किंग। आपको किसी ने बोल दिया कि आपको एक कंक्रीट का मिक्स बनाना है जिसमें 2 लीटर सैंड आएगी। ठीक है, आपने 2 लीटर सैंड ली और डाल दी, लेकिन उस सैंड में हो रखी है बल्किंग। मान लेते हैं उसमें बल्किंग हो रखी है 20%, तो 2 का 20% कितना होगा, 0.4। तो 1.6 लीटर जो है हमारी एक्चुअल सैंड थी। ठीक है, लेकिन बल्किंग के कारण उसकी वॉल्यूम हो रखी थी अब 2 लीटर। या 1.6 का आप 20% कर लो, उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, समझ आई ये बात? ओके सर। ये है, ओके। मतलब रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में हम कम वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हमारा जो मिक्स बनेगा बाद में उसमें प्रॉब्लमेटिक होगी या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कोई चीज ना कुछ में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके सर, तो उसकी स्ट्रेंथ सर सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें फिर? उसके लिए हमें बल्किंग का जो फैक्टर होगा वो डालना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले हम बल्किंग कैलकुलेट करेंगे कि हमने जो सैंड का सैंपल लिया उसमें बल्किंग है या नहीं। ठीक है, वो हमारा ओके। एक्सपेरिमेंट होता है, उससे हम पहले चेक करेंगे कि हमने जो सैंड का सैंपल है उसमें बल्किंग है नहीं। अगर उसमें बल्किंग नहीं है तो हम डायरेक्टली उतना वॉल्यूम का यूज कर लें। अगर उसमें बल्किंग है तो हमने जब 2 लीटर चाहिए तो हम उससे ज्यादा लेंगे, 2 से मान बल्किंग का फैक्टर और इंक्लूड कर देंगे। मान लो 40% है तो 2 इंटू 1.4 का फैक्टर यूज होगा, तो 2.8 लीटर कितनी होगी, 2 लीटर के बराबर हो जाएगी। समझ में आई? ओके सर।
हम बस सिर्फ उसका फैक्टर और इंक्लूड कर देंगे जो मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। नेक्स्ट है हमारा साउंडनेस। साउंडनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन एग्रीगेट टू रेजिस्ट चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू फिजिकल कंडीशन। कोई भी फिजिकल कंडीशन है, किसी भी कंडीशन की वजह से चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारे को बोलते हैं साउंडनेस। फ्रीजिंग एंड थॉइंग में मतलब जब भी है ना आप एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में लेके जाते हैं तो उनकी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाती है, और जैसे हॉट कंडीशन लेके जाते हैं तो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो वही प्रॉपर्टी है, उसको रेजिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वॉल्यूम चेंज को, उसे बोलते हैं साउंडनेस। सरफेस मॉइस्चर होता है, जो सरफेस पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड होता है उसे बोलते हैं सरफेस मॉइस्चर। सर साउंडनेस का एक बार बताओगे प्रदर्शन? बेटा साउंडनेस का मतलब है कि मान लो आप क्या होता है, गर्मी है, गर्मी में आपने स्टील को कहीं रखा, तो गर्मी में कोई भी एग्रीगेट्स होता है, कोई भी चीज मतलब स्टील भी हो, तो स्टील से एग्जांपल लेते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। इसी तरह से एग्रीगेट भी एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, एग्रीगेट भी एक्सपैंड कर रहा है, तो उनकी जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज होगी, वो जो उनकी शेप होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। कोई चीज इंक्रीज जो उसकी एक्सपैंड करेगा तो उसकी जो वॉल्यूम हमने मान लो v थी, अब वो मान लो 1.1 v हो जाएगी, या कुछ भी हो जाएगी मान लो। अब जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी इस वॉल्यूम इंक्रीज को रेजिस्ट करती है उसे बोलते हैं हम साउंडनेस, की मतलब उसके इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वॉल्यूम चेंज को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सरफेस मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर जो वाटर जो एग्रीगेट जो मॉइस्चर से सरफेस एब्सॉर्ब मॉइस्चर एब्सॉर्ब करता है उसे बोलते हैं सरफेस मॉइस्चर। डिलीटीरियस मटेरियल। डिलीटीरियस का मटेरियल होता है जो अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं किसी भी एग्रीगेट्स के अंदर। मान लो कोई हॉल है, ठीक है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी सैंड भरी हुई है, किसी भी तरह का कोई भी जो अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हमारे सैंपल में उसे बोलते हैं डिलीटीरियस मटेरियल्स। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? डिलीटीरियस मटेरियल का मतलब होता है कोई भी अनवांटेड इम्प्योरिटी, जैसे पानी के अंदर आपने गंदी चीज डाल दी, कोई भी चीज डाल दी एक्स्ट्रा, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्योरिटी है, तो आप उस पानी को नहीं पियो। उसी तरह से आपका कोई सैंपल है एग्रीगेट का, ठीक है, एग्रीगेट के जो पत्थर है छोटे छोटे, उनके अंदर कोई इम्प्योरिटीज है, कोई क्या बोल सकते हैं, घास फूस है, कुछ भी मिला हुआ है, हाँ जी। मिट्टी है, ठीक है, कोई भी चीज है, मिट्टी ज्यादा होगी या घास फूस होगी, दो तरह के होते हैं ज्यादा, और मिट्टी और होगी उनको बोलेंगे जो भी हमारी सिल्ट एंड क्ले जो उसमें अटैच्ड हो जाती है, सरफेस पे चिपक जाती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बोलते हैं जो भी लिविंग थिंग्स के रेस्पेक्ट में होती है, ठीक है। आगे जाके जैसे आप सीमेंट का हाइड मतलब आप सीमेंट में जब डालते हो इन्हें कंक्रीट बनाने के लिए, तो बाद में ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। और अनसाउंड और वीक पार्टिकल्स। और कोई भी वीक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स उस पर अटैच्ड है, ठीक है। मान लो आपने जो एग्रीगेट्स लिया उसके अंदर क्या बोल सकते हैं, कुछ डिफरेंट तरह के मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, तो वो है अनसाउंड और वीक मटेरियल्स, कि जो इजीली ब्रेकआउट हो जाएंगे, ठीक है, कि वो एग्रीगेट हमारा इजीली ब्रेक हो जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट कि मतलब उस जो हमारी एग्रीगेट है वो कंप्रेसिव लोड कितना कैरी कर सकता है, वो है जो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ डिफाइन करती है। हमने स्टोन के रेस्पेक्ट में क्रशिंग स्ट्रेंथ देखी थी सीटीएम के थ्रू, उसी तरह से हम एग्रीगेट की भी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स हैं। हमें बताओ किसी को कोई डाउट है तो।